Good morning, student. Today I will discuss next function of commercial bank, that is agency function of commercial bank. Okay. Actually, agency function is that function which performed by the commercial bank, but after performing agency function, bank charge some amount from the customer which is known as बैंक चार्जेस। इसका मतलब ये हुआ कि एजेंसी फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जिनको कमर्शियल बैंक परफॉर्म करती है, लेकिन कमर्शियल बैंक एजेंसी फंक्शन परफॉर्म करने के बाद कुछ अमाउंट कस्टमर से रिसीव करती है, उसे कहते हैं बैंक चार्जेस। इससे पहले जो फंक्शन आपने पढ़े थे एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट और एडवांसिंग ऑफ लोन, इन दो फंक्शन में एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट और एडवांसिंग ऑफ लोन, इन दो फंक्शन में बैंक कोई अमाउंट कस्टमर से चार्ज नहीं करती, लेकिन एजेंसी फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए कमर्शियल बैंक कुछ अमाउंट चार्ज करती है, जिसे कहते हैं बैंक चार्जेस। एक्चुअली कमर्शियल बैंक पब्लिक का एजेंट है, इसलिए कमर्शियल बैंक पब्लिक के बहुत सारे काम करता है एज एन एजेंट। इसी वजह से कहते हैं एजेंसी फंक्शन। एजेंसी फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जिसमें कमर्शियल बैंक एज ए एजेंट पब्लिक का बहुत सारा काम करता है, और उस काम को करने के लिए पब्लिक से या कस्टमर से कुछ अमाउंट लेता है, उसे कहते हैं बैंक चार्जेस। क्लियर? अब एजेंसी फंक्शन बहुत सारे हैं, हम वन बाय वन इसको डिस्कस करेंगे। पहला एजेंसी फंक्शन है ट्रांसफर ऑफ फंड। ट्रांसफर ऑफ फंड मीन्स वी कैन ट्रांसफर आवर मनी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस with the help of commercial bank. We can transfer our money from one account to another account with the help of commercial bank. हम कमर्शियल बैंक की हेल्प से अपना अमाउंट एक सिटी से दूसरे सिटी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, एक कंट्री से दूसरी कंट्री ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ओके। कमर्शियल बैंक कुछ चार्जेस लेती है। अगर एक होता है नेट बैंकिंग। नेट बैंकिंग के ज़रिए भी हम अपना अमाउंट एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में इजीली ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ट्रांसफ़र ऑफ फंड मीन्स वी कैन ट्रांसफ़र आवर मनी फ्रॉम वन सिटी टू अनदर सिटी, फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री विद द हेल्प ऑफ कमर्शियल बैंक। ओके। नेक्स्ट एजेंसी फंक्शन है कलेक्शन एंड पेमेंट ऑफ फंड। कलेक्शन एंड पेमेंट ऑफ फंड मीन्स बैंक्स कलेक्ट चेक्स, बिल्स, रेंट, इंटरेस्ट ऑन द बिहाफ ऑफ देयर कस्टमर्स, एंड बैंक आल्सो मेक पेमेंट ऑफ टैक्स, इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ देयर कस्टमर्स। ओके। इसका मतलब ये हुआ कि जो कमर्शियल बैंक है वो कमर्शियल बैंक अपने कस्टमर के बिहाफ पर चेक कलेक्ट करती है, कस्टमर के बिहाफ पर रेंट कलेक्ट करती है, कस्टमर के बिहाफ पर इंटरेस्ट कलेक्ट करती है। एग्जाम्पल के तौर पर इसमें यह है कि जो स्कूल की स्टूडेंट की फ़ीस होती है, कई प्राइवेट स्कूल्स ऐसे हैं जिनकी स्टूडेंट की जो फ़ीस है वो स्कूल में डिपॉजिट नहीं होती, बल्कि वो बैंक में डिपॉजिट होती है। बैंक स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी जो फ़ीस है वो स्कूल के बिहाफ पर डिपॉजिट करता है। हालांकि ये काम स्कूल का है कि स्कूल एक कैशियर को अपॉइंट करे और वो कैशियर स्टूडेंट से फीस कलेक्ट करे,
लेकिन स्कूल वाले ये काम जो है वो कमर्शियल बैंक को दे देते हैं। कमर्शियल बैंक स्कूल के बिहाफ पर स्टूडेंट से फीस कलेक्ट करती है और फीस कलेक्ट करने के बाद स्कूल का जो अकाउंट होगा, सेविंग अकाउंट, उसमें वो फीस का अमाउंट प्लस कर देती है। इसका मतलब ये हुआ कि कमर्शियल बैंक जो है वो फीस कलेक्ट कर रही है। सिर्फ कमर्शियल बैंक अमाउंट कलेक्ट ही नहीं करती, बल्कि कमर्शियल बैंक जो है वो पेमेंट भी करती है। जैसे अगर हमने कोई इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है, उस इंश्योरेंस पॉलिसी का हमें प्रीमियम जमा करना है और हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि LIC ऑफिस जाएं, वहाँ प्रीमियम जमा करें, बैंक से पैसा विड्रॉ करें, फिर LIC ऑफिस जाएं, प्रीमियम जमा करें। इसमें काफ़ी 5-6 घंटे वेस्ट हो जाएंगे। तो कमर्शियल बैंक ये कहती है कि आपके इंश्योरेंस का जो प्रीमियम है वो हम जमा कर देंगे। अब ये किस तरह से होता है वो देखिए। अगर सपोज मैंने कोई पॉलिसी ले रखी है तो उस पॉलिसी का जो नाम है वो मैं कमर्शियल बैंक को बता दूंगा। सपोज बीमा गोल्ड पॉलिसी ये मैंने ले रखी है और इस पॉलिसी का नंबर क्या है, सपोज 5826, ये मैंने बता दिया बैंक को। और कितना प्रीमियम जमा करना है, सपोज 5000, ये भी मैंने बैंक को बता दिया। अब बैंक वाले मेरे बिहाफ पर मेरी जो इंश्योरेंस पॉलिसी है, बीमा गोल्ड पॉलिसी, उस पॉलिसी का प्रीमियम LIC में जाकर मेरे बिहाफ पर पेमेंट कर देंगे, जमा कर देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि कमर्शियल बैंक जो है वो स्टूडेंट की फ़ीस भी कलेक्ट करती है ना। इसके साथ साथ कमर्शियल बैंक अपने कस्टमर के बिहाफ पर इंश्योरेंस प्रीमियम भी पे करती है। इवन हम लोगों का जो टैक्स होता है, इनकम टैक्स, वो इनकम टैक्स भी कमर्शियल बैंक हमारे बिहाफ पर इनकम टैक्स ऑफिस में जाकर जमा कर देती है। अब कमर्शियल बैंक के जो एम्प्लॉइज़ होते हैं वो एम्प्लॉइज़ इनकम टैक्स ऑफिस जाते हैं और कस्टमर का जो इनकम टैक्स का अमाउंट है वो इनकम टैक्स ऑफिस में जमा कर दिए जाते हैं और वहाँ से स्लिप कलेक्ट कर लेते हैं। इसका मतलब कमर्शियल बैंक हमारे बिहाफ पर जो है वो पेमेंट भी कर रही है इनकम टैक्स का, और हमारे बिहाफ पर जो है वो अमाउंट भी रिसीव कर रही है, जैसे स्टूडेंट की फ़ीस रिसीव कर रही है। ओके, ये कहलाता है कलेक्शन एंड पेमेंट ऑफ फंड। नेक्स्ट है परचेज एंड सेल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। परचेज एंड सेल ऑफ फॉरेन exchange. Some commercial banks are authorized by the central bank to sell and purchase of foreign currency. It helps in the promoting international trade. इसका मतलब हुआ परचेज एंड सेल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। परचेज एंड सेल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज का मतलब यह है कि कुछ कमर्शियल बैंक ऐसी हैं जिनको सेंट्रल बैंक ने ये अथॉरिटी दी है कि वो कमर्शियल बैंक फॉरेन करेंसी सेल कर सकती हैं, जैसे डॉलर है, पौंड है, रियाल है। ठीक है, तो कमर्शियल बैंक जो फॉरेन करेंसी है उस फॉरेन करेंसी को सेल भी कर सकती हैं और फॉरेन करेंसी को वो परचेज भी कर सकती हैं। ये सेंट्रल बैंक ने कुछ कमर्शियल बैंक को अथॉरिटी दी है कि वो कमर्शियल बैंक जो फॉरेन करेंसी है, डॉलर है, पौंड है, रियाल है, इन फॉरेन करेंसी को कमर्शियल बैंक पब्लिक से ले भी सकती हैं, यानी परचेज कर सकती हैं और पब्लिक को जो सेल भी कर सकती हैं। अगर हमें सपोज $100 की ज़रूरत है तो हम कमर्शियल बैंक जाएंगे और इंडियन करेंसी कमर्शियल बैंक में जमा कर देंगे और उसके बदले में $100 कमर्शियल बैंक से ले लेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि कमर्शियल बैंक ने इंडियन करेंसी को डॉलर में कन्वर्ट कर दिया। यानी कमर्शियल बैंक जो है वो एक कंट्री की करेंसी को दूसरी कंट्री की करेंसी में कन्वर्ट भी करती है। ओके, कमर्शियल बैंक
फॉरेन करेंसी सेल भी करती है, फॉरेन करेंसी परचेज भी करती है। ओके, नेक्स्ट फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक, परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज। कमर्शियल बैंक सेल एंड परचेज शेयर्स, डिबेंचर्स, bonds of private companies as well as government companies। जो कमर्शियल बैंक है वो कमर्शियल बैंक प्राइवेट कंपनी के और गवर्नमेंट कंपनी के दोनों कंपनीज के शेयर और डिबेंचर पब्लिक को सेल भी करती है, और सेल करने के बाद कुछ साल बाद वही शेयर और डिबेंचर पब्लिक से वापस परचेज भी करती है। ओके, वापस परचेज करने को कहते हैं रिडेम्पशन ऑफ शेयर या रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। शेयर्स डिबेंचर पब्लिक को सेल करने को कहते हैं इशू ऑफ शेयर या इशू ऑफ डिबेंचर। तो कमर्शियल बैंक प्राइवेट कंपनीज के और गवर्नमेंट कंपनीज के शेयर्स एंड डिबेंचर पब्लिक को सेल भी करती है और पब्लिक से परचेज भी करती है। ओके, इस तरह से कमर्शियल बैंक हमारे बहुत सारे काम कर रही है। इस तरह से कमर्शियल बैंक जो है पब्लिक का क्या हुई, एजेंट हुई। ओके, और कमर्शियल बैंक ये जो हमारे काम कर रही है, इन काम को करने के लिए कुछ अमाउंट चार्ज करती है जिसे कहते हैं बैंक चार्जेस। ओके, नेक्स्ट एजेंसी फंक्शन है इनकम टैक्स कंसल्टेंसी। इनकम टैक्स कंसल्टेंसी मीन्स commercial banks also appoint income tax experts to calculate income tax of their customers। जो कमर्शियल बैंक है वो मार्च के महीने में इनकम टैक्स एक्सपर्ट को अपने यहाँ अपॉइंट करती है, और वो इनकम टैक्स एक्सपर्ट हम लोगों का इनकम टैक्स कैलकुलेट करते हैं, और कैलकुलेट करने के बाद कमर्शियल बैंक हम लोगों का इनकम टैक्स का अमाउंट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जाके डिपॉजिट करती है, सबमिट करती है। ओके, एक्चुअली इनकम टैक्स के बहुत सारे स्लैब्स हैं। अगर किसी की इनकम एक साल की इनकम अगर 10 लाख है तो कितने % इनकम टैक्स देना पड़ेगा, और अगर 10 लाख से ज़्यादा है तो कितने % इनकम टैक्स देना पड़ेगा, सरचार्ज कितना होगा, रिबेट कितनी होगी, ये रिबेट मैंने कितनी छूट मिलेगी। ओके, अगर हमने नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट ले रखे हैं तो हमें कितने % टैक्स रिबेट मिलेगी। ओके, अगर हमने लोन ले रखा है तो हमें कितना टैक्स रिबेट, कितनी छूट मिलेगी। ये बहुत सारे कैलकुलेशंस होते हैं जो एक कॉमन पर्सन कभी कभी कैलकुलेट नहीं कर पाता, क्योंकि उसको फुल नॉलेज नहीं होती इनकम टैक्स की, उसको पूरा इनकम टैक्स स्लैब मालूम नहीं होता। तो एक कॉमन पर्सन इनकम टैक्स सही तरह से कभी कभी कैलकुलेट नहीं कर पाता, इसलिए बैंक वाले ये फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं कि बैंक एक इनकम टैक्स एक्सपर्ट को अपॉइंट करते हैं। वो इनकम टैक्स एक्सपर्ट जो है हमारा इनकम टैक्स कैलकुलेट करते हैं, और कैलकुलेट करने के बाद बैंक वो इनकम टैक्स का अमाउंट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जाकर डिपॉजिट कर देते हैं, और वहाँ से एक स्लिप ले आते हैं। ठीक है, तो ये कहलाता है इनकम टैक्स कंसल्टेंसी। नेक्स्ट एजेंसी फंक्शन है ट्रस्टी एंड एग्जीक्यूटर। बैंक्स कीप द विल्स ऑफ देयर कस्टमर्स एज ट्रस्टी एंड एग्जीक्यूट देम आफ्टर देयर डेथ एज एग्जीक्यूटर्स। ओके, ट्रस्टी एंड एग्जीक्यूटर का मतलब क्या हुआ,
कि कभी कभी कुछ लोग अपनी विल्स बनाते हैं, वसीयत बनाते हैं कि उनकी डेथ के बाद उनकी जो प्रॉपर्टी है या उनका जो बैंक बैलेंस है वो किस तरह से उनकी वाइफ में और उनके चिल्ड्रन में डिस्ट्रीब्यूट हो, कितना अमाउंट उनके वाइफ को दिया जाए, कितना अमाउंट उनके चिल्ड्रन को दिया जाए, ओके, हाउस किसको दिया जाएगा। तो उनकी जो पूरी प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी किस तरह से उनके फैमिली मेंबर में डिस्ट्रीब्यूट हो, इसके लिए लोग पहले से वसीयत बना लेते हैं, विल बना लेते हैं। और विल बनाने के बाद उस विल को वो लोग बैंक में रखवा देते हैं और बैंक उसको अपने पास रखती है। कब तक रखती है? जब तक कि उस पर्टिकुलर पर्सन की डेथ ना हो जाए जिसने वो विल बनाई है। जब उस पर्टिकुलर पर्सन की अनफॉर्चुनेटली डेथ हो जाती है तो बैंक वो विल को लेकर, उस वसीयत को लेकर उसके फैमिली मेंबर के पास जाती है और सारे फैमिली मेंबर्स को बिठाकर उस विल को पढ़ती है और साथ में एक एडवोकेट, वकील भी होता है जिसने वो विल बनाई थी। ओके, वो बैंक वो विल रीड करती है, पढ़ती है और सारे फैमिली मेंबर उसको सुनते हैं, ठीक है। उसके बाद उस विल के अकॉर्डिंग्स बैंक उस पर्टिकुलर पर्सन की जिसकी डेथ हो गई है, जिसने विल बनवाई थी, उस पर्टिकुलर पर्सन की प्रॉपर्टी को बैंक वाले विल के अकॉर्डिंग्स, वसीयत के अकॉर्डिंग्स फैमिली मेंबर में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ओके, जो विल एक पर्टिकुलर पर्सन ने बनाई थी कि उसकी डेथ के बाद उसकी प्रॉपर्टी जो है वो उनके फैमिली मेंबर में डिस्ट्रीब्यूट होनी है और किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होनी है ये विल पर उसने लिख दी थी और विल उसने बैंक में जमा कर दी और बैंक वालों ने वो विल अपने पास रखी जब तक कि उसकी डेथ नहीं हो गई। जब उस पर्टिकुलर पर्सन की डेथ हो जाती है और उसके फैमिली मेंबर बैंक में जाकर ये इन्फॉर्म करते हैं कि उनकी डेथ हो गई है, उसका डेथ सर्टिफिकेट बैंक में जमा करते हैं, तब बैंक वाले उस विल को लेकर उसके घर पे आते हैं और सारे मेंबर्स के सामने, फैमिली मेंबर्स के सामने बैंक वाले उस वसीयत को पढ़ते हैं और फिर उस वसीयत के अकॉर्डिंग्स उसकी प्रॉपर्टी उसके फैमिली मेंबर में डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है। ओके, ये कहलाता है ट्रस्टी एंड एग्जीक्यूटर। ट्रस्टी माने भरोसा करना। उस पर्टिकुलर पर्सन ने बैंक पर भरोसा किया, ट्रस्ट किया कि मेरी जो विल है वो आप बैंक वाले अपने पास रखें, कब तक? उसकी डेथ तक। उसके बाद मेरी प्रॉपर्टी को फिर आप डिस्ट्रीब्यूट कर दें मेरे फैमिली मेंबर में। तो यानी उस पर्टिकुलर पर्सन ने बैंक पर ट्रस्ट किया। उसके बाद बैंक वालों ने उसकी डेथ के बाद उसकी प्रॉपर्टी उसकी फैमिली मेंबर में डिस्ट्रीब्यूट कर दी, यानी कि एग्जीक्यूट कर दी। इस तरह से बैंक जो है वो एग्जीक्यूटर भी है और ट्रस्टी भी है, दोनों का काम करती है। नेक्स्ट एजेंसी फंक्शन है लॉकर फैसिलिटी। लॉकर फैसिलिटी मीन्स बैंक प्रोवाइड्स लॉकर फैसिलिटी टू देयर कस्टमर्स so that their customer keep their gold documents in the locker। लॉकर फैसिलिटी उन लोगों को दी जाती है जिनका बैंक में सेविंग अकाउंट होता है और सेविंग अकाउंट में कुछ बैलेंस हो 50-60 हज़ार रुपये, उन लोगों को लॉकर फैसिलिटी बैंक प्रोवाइड करती है। एक्चुअली बैंक लॉकर प्रोवाइड करती है। उस लॉकर के अंदर सेविंग अकाउंट होल्डर अपना गोल्ड या बहुत इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स उस लॉकर के अंदर रख सकता है ताकि वो बैंक में सेफली रखे रहें। ओके, जब चाहे वो इंसान गोल्ड या डॉक्यूमेंट्स उस लॉकर से निकाल भी सकता है और फिर दोबारा जमा भी कर सकता है। बैंक उसके गोल्ड की, उसके डॉक्यूमेंट्स की सेफ्टी करती है, लेकिन इसके बदले में बैंक उस सेविंग अकाउंट होल्डर से कुछ रेंट लॉकर का रिसीव करती है। ओके, ये कहलाती है लॉकर फैसिलिटी। तो ये सारे एजेंसी फंक्शन थे।
जिन्हें बैंक परफॉर्म करती है, और परफॉर्म करने के बाद बैंक कस्टमर से कुछ अमाउंट चार्ज करती है जिसे कहते हैं बैंक चार्जेस। ओके।